जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं कि रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और कैलेंडर जारी कर दिया है तो हमें तैयारी तो जोरों पर करनी पड़ेगी। और यहाँ पर एएलपी का वैकेंसी निकाल दिया गया है, ठीक है, और टेक्नीशियन का भी वैकेंसी आई गई है। तो ये दो तो फॉर्म आपके सामने हैं। इन सबको हम ध्यान में रख कर आज दोस्तों हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपके पेपर में यहाँ पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन 20 प्रश्नों में से 20 प्रश्न ही आपको करने हैं, 20 प्रश्न लाना है। और कैसे लाना है हम लोग इस पे बात करेंगे दोस्तों। हम अभी तो यहाँ पर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं क्वेश्चन का, लेकिन जैसे ही आपका डिमांड होगा कि हम चैप्टर वाइज साइंस को यहाँ पर कवर करें, तो आप लोगों के डिमांड के अनुसार मैं यहाँ पर चैप्टर वाइज साइंस को भी यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। जैसा आप लोगों का डिमांड होगा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। आपको जिस चीज़ की आवश्यकता होगी कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे तो मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि कैसे हैं आप सभी लोग, कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। प्यारे साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग भारत माता की जय लिखेंगे कमेंट बॉक्स में और कहानी को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, 20 प्रश्न है, 20 पेपर में 20 प्रश्न आने हैं। हम लोग इन्हीं 20 प्रश्न पर बात करने वाले हैं और इस सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे साथियों प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है भाई। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, रिक्त स्थान में से सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। वे पौधे पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, वे समूह से संबंधित है। वे किस समूह से संबंधित हैं? क्वेश्चन कहना ये चाहता है कि उस पौधा का नाम बताइए जिसमें विभिन्न भाग नहीं उपस्थित होते हैं। विभिन्न भाग का मतलब क्या हुआ? पादप यानी पौधा में क्या क्या चीज होता है? जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होती है। क्या क्या चीज? जड़, तना, पत्ती। जड़, तना और पत्ती, ये तीन चीज होते हैं, ठीक है। तो ऐसा पादप समूह का नाम बताइए जिसमें जड़, तना, पत्ती होता ही ना हो, यानी उस समूह के पौधे में जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होते हैं। तो ऐसा कौन सा है दोस्तों? ऐसा है कौन? तो ऐसा है थैलोफाइटा। क्या है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा समूह के पादप में उसमें जड़, तना, पत्ती, थैलोफाइटा समूह के जो पौधे होते हैं उनमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है, यानी जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, थैलोफाइटा। क्लियर है? अब थैलोफाइटा की बात कर लें थोड़ा सा दोस्तों। देखिए पादप जगत की बात करेंगे दोस्तों हम लोग, तो पादप जगत जो है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है क्रिप्टोगैमी और एक होता है फेनरोगैमी। याद रखेंगे दोस्तों, आप लोग अगर नोट बना रहे हैं क्वेश्चन का तो आप लोग अपने यहाँ पर नोट में लिख लेंगे। पादप जगत को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्रिप्टोगैमी का मतलब होता है अपुष्पोद्भिद, जिसमें फूल नहीं लगते हैं। और एक होता है फेनरोगैमी मतलब होता है जिसमें फूल लगते हैं। अब क्रिप्टोगैमी की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो क्रिप्टोगैमी में इसमें तीन कैटेगरी होते हैं। एक होता है थैलोफाइटा, एक होता है ब्रायोफाइटा और एक होता है टेरिडोफाइटा। तो ये तीन के तीनों जो कैटेगरी होते हैं ये तीनों के तीनों क्रिप्टोगैमी होते हैं, इसमें फूल नहीं लगते हैं। लेकिन इसमें थैलोफाइटा की अगर बात करते हैं दोस्तों, थैलोफाइटा में इसके जो है चार कैटेगरी होते हैं। इसमें चार चीज़ें आती हैं, कवक होता है, शैवाल होता है, लाइकेन होता है, जीवाणु होता है दोस्तों, ठीक है। अब थैलोफाइटा की अगर बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो इसमें थैलोफाइटा को वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कहा जाता है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह क्या है? थैलोफाइटा है, ठीक है। इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है और इसमें संवहनी ऊतक भी नहीं पाया जाता है। अब प्यारे साथियों, संवहनी ऊतक क्या होता है? संवहनी ऊतक क्या होता है? देखिए थोड़ा सा मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि लिखेंगे तो समय लगेगा। संवहनी ऊतक क्या होता है? संवहनी ऊतक क्या होता है? तो संवहनी ऊतक दोस्तों क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। ये होते हैं संवहनी ऊतक। ये थैलोफाइटा में नहीं पाए जाते हैं। इस बात को आप लोग नोट करेंगे। और एक बात और नोट करेंगे इसमें कि इस वर्ग के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहते हैं।
जो इस एंथैलोफाइटा समूह के जो पौधे होते हैं सामान्य रूप से उसको शैवाल कहा जाता है, और ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका जवाब होगा जल में पाए जाते हैं। इतनी बातों को आप लोग नोट करके लिख लेंगे। क्लियर है? चलिए चलते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर फेनरोगैमी है, तो फेनरोगैमी आप जानते हैं पुष्पोद्भिद होता है जिसमें फूल लगते हैं। अब इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब होता है नग्न बीजी, जिसके बीज बहुत नग्न होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं। और एंजियोस्पर्म का मतलब होता है जिसके बीज के ऊपर आवरण होता है, खोल होता है। अब आवरण यानी खोल वाले दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक बीजपत्री और एक होता है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री का मतलब जिसके जो ऐसा बीज लीजिए जिसको फोड़ने पर दो दाल बन जाए, जिसमें दो दाल हो जाए, दो दाल हो जाएगा, वो क्या होता है, एक द्विबीजपत्री होता है। और जिसमें दो दाल न हो पाए एक बीजपत्री है। जैसे मटर, मटर क्या है, मटर को जब फोड़ेंगे तो दो दाल में हो जाता है। अरहर, और वो दाल खाते हैं, अरहर के दाल खाते हैं तो हमें देखते हैं दो दाल होता है, द्विबीजपत्री है। लेकिन ऐसा फल लीजिए जिसमें बिया जो होता है ना, बीज, वह एक के फल हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे गेहूँ है, गेहूँ क्या है, एक बीजपत्री है। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कौन कौन से एक बीजपत्री हो सकते हैं, कौन कौन से द्विबीजपत्री हो सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत हो दोस्तों तो आप लोग हमें बता सकते हैं। अब यहीं पर देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा क्या होता है, टेरिडोफाइटा में जड़ जो शरीर होता है जड़ तना पत्ती में विभाजित होता है। इसमें फूल और बीज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है भाई, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम फ्लोएम क्या है, संवहनी ऊतक होता है। क्लियर है? चलिए ब्रायोफाइटा की बात कर लें अगर हम लोग यहाँ पर, तो ब्रायोफाइटा की अगर बात कर लें यहाँ पर हम लोग, तो ब्रायोफाइटा जो है दोस्तों इसे वनस्पति जगत का उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं, वनस्पति जगत का उभयचर कहते हैं। इसमें प्रजनन की बात करते हैं तो अलैंगिक प्रजनन होता है, जेमा कप के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें जाइलम फ्लोएम यानी संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है। इसमें जड़ नहीं होता है लेकिन तना और पत्ती होती है। तो ये सब बातें आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है दोस्तों, और यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। एक बार सभी लोग पढ़ेंगे, पहले सवाल को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, कहा गया है इसमें कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके किसी के आवधिक स्वभाव माना जाता है। जो मेंडलीव वैज्ञानिक था, वो मेंडलीव ने तत्वों को किस प्रकार से सजाया था, यह आपसे पूछना चाहता है। तो तीन वैज्ञानिकों का नाम याद रखेंगे दोस्तों। तीन वैज्ञानिक शुरुआत में मैं बताता हूँ, तीन वैज्ञानिक का नाम आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तीन वैज्ञानिक कौन कौन से हैं, तो एक है दोस्तों डोबे राइनर। क्या है, एक वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों डोबे राइनर, याद रखेंगे दोस्तों। डोबे राइनर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो डोबे राइनर ने क्या दिया था, त्रिक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था दोस्तों, त्रिक सिद्धांत दिया था। त्रिक सिद्धांत तीन तीन तत्वों को उसने सजाया था। तीन तीन तत्व, जैसे मान के चलिए यह ए है, एक तत्व ए है, एक तत्व बी है, एक तत्व सी है। ए वाले समूह में भाई तीन तीन तत्वों का समूह बनाया था। इसमें एक तत्व लिया, एम ए मानते हैं। ठीक है, इसमें एम बी, इसमें एम सी। इसने कहा कि जो बीच वाला तत्व होता है, इस साइड के दो तत्वों के औसत होते हैं। क्या होते हैं, औसत होते हैं। यानी कह सकते हैं कि एम बी बराबर एम ए प्लस का एम सी बटे 2। जो बीच का तत्व होगा ना, उसका जो द्रव्यमान संख्या होगा, उसका जो द्रव्यमान संख्या होगा क्या होगा, ये जो दो तत्व हैं शुरुआत के और अंतिम के, इन दोनों तत्वों के औसत के बराबर होता है। ये डोबे राइनर ने बताया था। इसने जो अपने तत्व को सजाया था वो किस सिद्धांत पर, किस आधार पर सजाया था, तो वह द्रव्यमान संख्या के आधार पर सजाया था। ठीक है, एक वैज्ञानिक का नाम और याद रखेंगे। कौन सा नाम है उसका, उसका नाम है अलेक्जेंडर न्यूलैंड। न्यूलैंड भी जब आया तो उसके समय में कुल 56 तत्व थे, लेकिन जब डोबे राइनर आया था उसके समय में कुल 21 तत्व थे। न्यूलैंड के समय 56 तत्व हो गए थे। इसने अष्टक सिद्धांत दिया था दोस्तों। डोबे राइनर ने त्रिक सिद्धांत दिया और न्यूलैंड ने क्या दिया, अष्टक सिद्धांत दिया था। इसने भी अपने जो तत्व सजाया था, इसने उसको द्रव्यमान संख्या के आधार पर सजाया था। ठीक है, द्रव्यमान संख्या के आधार पर सजाया था। लेकिन अब आते हैं मेंडलीव। मेंडलीव की बात करते हैं दोस्तों, तो मेंडलीव भी अपने तत्वों को, जब मेंडलीव आया था उस समय अगर हम बात करें, तो मेंडलीव के समय जो तत्व थे 63 तत्व थे। ठीक है, और पहला तत्व की बात करते हैं हाइड्रोजन था, और अंतिम तत्व यूरेनियम था दोस्तों।
और इसने भी जो तत्वों को सजाया था किस आधार पर सजाया था, तो द्रव्यमान संख्या के आधार पर सजाया था। किसके आधार पर, द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर सजाया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीव ने अपने तत्वों को सजाया था। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए भाई, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 यहां पर बोला गया है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान होता है। करंट के मान में क्या प्रभाव होगा, ये आपसे पूछना जाता है। श्रृंखला में जब आप रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे डॉट 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 आप लोग जोड़ते जाएंगे। तो जब आप श्रृंखला में रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो पहले रहेगा वही सब में रहेगा। ठीक है, एक प्रतिरोध में जितना करंट रहेगा उतना ही सभी में रहेगा, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है भाई, इसको आप लोग याद रखेंगे। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए दोस्तों, बताइए क्या दिक्कत है आपको कोई दिक्कत है तो क्या होगा भैया, एक ही रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। कहा गया कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। न्यूट्रॉन की संख्या आपसे पूछा है दोस्तों, किसके बराबर होती है न्यूट्रॉनों की संख्या। देखिए, एक तत्व हम लेते हैं, कोई तत्व ले लेते हैं, मान के चलिए हमने यहाँ पर एक तत्व लिया ए। क्या है, एक तत्व है दोस्तों ए। यहाँ पर लिखा जाता है कुछ और यहाँ पर लिखा जाता है कुछ। ठीक है भाई, यहाँ पर जो लिखा जाता है इसको द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, इसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक कहिए चाहे परमाणुओं की संख्या कहिए, इस बात में कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, देखिए जो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या ए से डिनोट करते हैं, ये जो होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योगफल के बराबर होती है। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योगफल के बराबर होती है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पर परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन का मान निकालना है तो प्रोटॉन को उधर लेकर चले जाएंगे, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस पी। ए माइनस पी मतलब द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर यहाँ पर 5 है। कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है। जो सर्च लाइट होती है दोस्तों उसका परावर्तक कौन सा होता है, यह आपसे पूछा गया है। सर्च लाइट का परावर्तक क्या होता है, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सर्च लाइट का परावर्तक क्या होता है दोस्तों, बताइए, सभी लोग बताएंगे। सर्च लाइट का परावर्तक क्या होता है, बताइए। तो सर्च लाइट का परावर्तक की बात करते हैं दोस्तों, तो सर्च लाइट का परावर्तक क्या होता है, अवतल दर्पण। क्या होता है दोस्तों, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। कोई दिक्कत की बात है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। जब आप ब्लीचिंग पाउडर में पानी डालेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, यह आपसे पूछना चाहता है। दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर में जब भी आप पानी डालेंगे तो एक ही गैस निकलेगी जिसका नाम है क्लोरीन। कौन सी गैस, क्लोरीन। तो क्लोरीन इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्लोरीन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसमें कोई दिक्कत की बात हो तो बता सकते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग बताइए। क्लोरीन की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं दोस्तों। क्लोरीन का उपयोग की बात करते हैं तो विरंजक के रूप में सूती कपड़ों पर कागज आदि की जो रंग होते हैं उसको साफ करने में किया जाता है, रंग उड़ाने में किया जाता है क्लोरीन का काम। ठीक है, और तो और यहाँ पर क्लोरीन जो है रोगाणुनाशक के रूप में भी पेय जो जल होता है दोस्त उसमें उपस्थित रोगाणुओं को क्लोरीन द्वारा नष्ट किया जाता है। क्लोरीन कैसा है, विषाक्त होता है, विषैला होता है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन बोर्ड पर है।
देखिए क्या कहा गया है इस प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाले धातुओं का निष्कासन होता है। किस अभिक्रिया के द्वारा जो उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु होती हैं, जो ज़्यादा प्रतिक्रिया ज़्यादा करती हैं, उसको किस अभिक्रिया के द्वारा निष्कासन किया जाता है, यह आपसे पूछना चाहता है। तो किस अभिक्रिया के द्वारा, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस अभिक्रिया के द्वारा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर यहां पर प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है भैया। प्रश्न नंबर 10 आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन जो होता है लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है यह आपको बताने हैं। भिन्न है तो क्यों है, यही आपसे पूछना चाहता है। देखिए जब अलैंगिक प्रजनन होगा, सबसे पहले लैंगिक समझिए। जब लैंगिक प्रजनन होगा दोस्तों, जब भी लैंगिक प्रजनन होगा, तो लैंगिक प्रजनन जब भी होगा तो जो संतान होते हैं, जो नए जीव की उत्पत्ति होती है, वह उनका जो आकार आकृति होती है वह विभिन्न विभिन्न होती हैं, यानी विविधता का उत्पन्न होगा। जब लैंगिक प्रजनन होगा तो विभिन्नता का उत्पन्न होता है। यहीं जब अलैंगिक प्रजनन होता है तो जो उसके जीव होते हैं जनक माता पिता के समान होते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए मनुष्य में लैंगिक प्रजनन होता है तो हर मनुष्य एक जैसा है, हर मनुष्य जो है एक जैसा होता है नहीं, सबकी बनावट अलग है, रूपरेखा अलग है, क्योंकि इसमें लैंगिक प्रजनन होता है। तो जब भी लैंगिक प्रजनन होगा तो उसकी जो रूपरेखा बनावट होगा वो अलग अलग होते हैं। अब आदमी एक लेखा रहेगा तो पहचान नहीं पाएंगे कि किसको कब कहाँ देखे थे। भाई सभी लोग आदमी एक ही जैसा जब हो जाएंगे तो कहाँ पहचान पाएंगे। ठीक है, तो अलैंगिक प्रजनन जब होता है तो उसके जो नए जीव होते हैं जनक माता पिता के समान रहते हैं, यानी अलैंगिक प्रजनन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है भाई, अलैंगिक प्रजनन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, माता पिता के समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से काटा जा सकता है। तो कौन सी धातु है जिसको आसानी से काटा जा सकता है, उस धातु का नाम है दोस्तों सोडियम। क्या है, सोडियम। सोडियम को प्यारे साथियों आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, कितना होता है सोडियम का परमाणु क्रमांक। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो जो जाता है, मतलब किसमें पाया जाता है। जो रेनवियर के नोट्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, यह आपसे पूछना चाहता है यहाँ पर। तो किस में पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र जब आप पढ़ेंगे दोस्तों तो उसमें आपको बताया जाएगा कि एक माइलिनीकृत एक्सोन होता है, उसमें रेनवियर के नोट्स पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। क्लियर है, क्या होगा, माइलिन कृत एक्सोन, इस बात में दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर यहाँ पर 11। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है। क्या है, सेप्रोट्रोफ है। सेप्रोट्रोफ का मतलब होता है मृतोपजीवी। क्या होता है दोस्तों, मृतोपजीवी होता है। तो कौन सा ऐसा है इन 4 विकल्पों में से जो मृतोपजीवी है। मृतोपजीवी कौन सा है, जो सड़े गले चीज़ों पर, मृत चीज़ों पर उग जाते हैं। तो ऐसा क्या है, कुकुरमुक्ता। क्या है दोस्तों, कुकुरमुक्ता। कुकुरमुक्ता क्या है, मृत जीवी होता है। ठीक है, मृतोपजीवी होता है, सड़े गले चीज़ों पर उग जाता है, तो इसको बोलते हैं सेप्रोट्रोफ। क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोफ। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही उत्तर, कुकुरमुक्ता। कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर यहाँ पर आ गया है 14।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग जो होता है दोस्तों, किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है दोस्तों, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो कौन से विकल्प में है, ऑप्शन नंबर सी में है, द्रव्यमान गुणे वेग। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। इसमें क्या कहा गया है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होती है। नकारात्मक जो त्वरण होता है किसकी दिशा के विपरीत होती है, यह आपसे पूछना चाहता है। देखिए वेग जो होता है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, वेग होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, वेग। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, तो वेग की दिशा के विपरीत होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों। इस प्रश्न में क्या कहा गया है, इस प्रश्न में क्या बोला गया है, यहाँ पर एक बार सभी लोग सवाल को पढ़ लेंगे। सबसे पहला काम है दोस्तों, आपको सवाल पढ़ना है। सवाल पढ़ेंगे दोस्त, सवाल को पढ़ेंगे दोस्तों, आप लोग इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए बताइए, चलिए दोस्तों बताइए क्या होगा इसका उत्तर। कह रहा है यहाँ पर कि NH4 का होल ट्वाइज SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। इसमें कितने परमाणु हैं आपको यह बताना है। तो कितने परमाणु हैं दोस्तों, आपको जरा यह बताना है कि कितने परमाणु हैं इसमें। चलिए परमाणु कैसे गिना जाता है, जैसे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं परमाणु को कैसे गिना जाएगा। जैसे प्यारे साथियों यहाँ पर हम लिख दिए Fe, क्या लिख दिए Fe। तो Fe क्या है, आयरन का फार्मूला होता है, मतलब आयरन का रासायनिक सूत्र है। तो इसमें कितने परमाणु हैं, एक परमाणु है। कितने परमाणु हैं दोस्तों, एक परमाणु है। इसी प्रकार हम लिख दिए कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम भी कितने परमाणु हैं इसमें, एक परमाणु है। ठीक है, एक परमाणु इसमें है। हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं, हाइड्रोजन H2 लिख दिए। इसमें कितने परमाणु हो गए दोस्तों, अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो परमाणु कितने हो गए इसमें, 2 हो गए। ठीक है, इसमें कितने परमाणु हो गए, 2 परमाणु हो गए। यही हम बात करते हैं H2SO4 का, H2SO4। इसमें कितने परमाणु हैं, देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ में, दो हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, 2 परमाणु इसमें हो गए, एक यस में, 2 1 3, ऑक्सीजन 4 है, तो 4 3 7। इसमें कितने परमाणु हैं, तो इसमें 7 परमाणु हैं दोस्तों। इसी प्रकार आपको बताना है इस प्रश्न में जो दिया गया है इसमें कितने परमाणु हैं। तो इसमें कितने परमाणु हैं दोस्तों, इसमें परमाणु कितने हैं देखिए, गिनिए। N में 1 हो जाएगा, और H4 4 H है, 4 परमाणु इसमें हो गया, 1 परमाणु N में, यानी 4 1 5। ये होल ट्वाइज है, 2 गुना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 इधर हो गया, अब प्लस यस 1 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, तो 10 1 11 4 15। कुल कितने परमाणु हैं इसमें, 15 परमाणु हैं। तो 15 परमाणु, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है दोस्तों। 15 परमाणु हैं इसमें, कितने परमाणु हैं, 15 परमाणु। तो एक बार आप लोग समझ गए होंगे, तो जरा हमें बताएंगे कि इस जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग देंगे, कितने परमाणु इसमें हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें बताएंगे आप लोग कितने परमाणु हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका उत्तर बताएंगे कितने परमाणु हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर यहाँ पर 17 आपके सामने है। देखिए कहा गया है इस प्रश्न में बोला गया है कि ऑक्टेट वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व था। कौन सा प्यारे साथियों अंतिम तत्व था। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम दिया गया था उसका जो अंतिम तत्व था वह कौन सा था, अंतिम तत्व कौन सा था दोस्तों, यह आपसे पूछना चाहता है। तो अंतिम तत्व की बात करते हैं, अंतिम तत्व था थोरियम। क्या था, थोरियम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अंतिम तत्व क्या था दोस्तों, थोरियम था। पहला तत्व क्या था, हाइड्रोजन। कुल कितने तत्व थे, 56 तत्व थे। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18।
अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और बोला गया है कि निम्नांकित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। कौन सा अम्ल दोस्तों लाल चींटियों में पाया जाता है, यह आपसे पूछना चाहता है। तो कौन सा अम्ल है जो लाल चींटियों में पाई जाती है। देखिए लाल चींटियों में पाई जाने वाली कौन सी अम्ल है यहाँ पर दोस्तों, तो लाल चींटी में पाई जाती है फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल, फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल दोस्तों, फार्मिक अम्ल लाल चींटियों में पाई जाती है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों किसमें पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाई जाती है। मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल दोस्तों सेब में पाई जाती है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19वां प्रश्न आपके सामने मैं यहाँ पर ले रहा हूँ और इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा। क्या कहा गया है, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होती है। प्रतिरोध का दोस्तों एसआई इकाई क्या होती है आपको बताना है। तो प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होती है, तो आप लोग याद रखेंगे प्रतिरोध का एसआई इकाई होता है ओम। क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होती है, ओम होती है। कूलाम्ब किसका होता है, तो कूलाम्ब किसका होता है दोस्तों, आवेश का होता है। ठीक, यह आवेश का एसआई इकाई होती है कूलाम्ब। और जूल किसका होता है, कार्य का जूल होता है, उष्मा का भी जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का भी जूल होता है। ठीक, न्यूटन किसका होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो इस बात को आप लोग नोट करके रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और ये है अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न जो कि लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। 20वां प्रश्न लास्ट प्रश्न है। अब एक बार सभी लोग इसको पढ़ेंगे, लेंस से संबंधित क्वेश्चन है प्यारे साथियों। कहा गया है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई f वायु में है, इसको द्रव में, ये म्यू है दोस्तों, म्यू बराबर 4/3 में डुबाया जाता है। द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी दोस्तों, जब आप दर्पण को दोस्तों जब द्रव में डुबोएंगे तो उसकी फोकस लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो पहले लंबाई थी अभी लंबाई वही होगी। जब आप किसी भी द्रव में जब आप दर्पण को डुबोएंगे तो उसकी फोकस लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो फोकस लंबाई पहले था बाहर, द्रव के बाहर, डुबाने के बाद भी वही फोकस की लंबाई होगी। तो पहले क्या था, एफ था लंबाई, तो इसकी लंबाई अब भी क्या होगी, एफ होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये थे दोस्तों 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, इस बार कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि सभी प्यारे साथियों को सवाल समझ में आए होंगे और हर एक प्रश्न आपने बनाया भी होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक चैप्टर का वीडियो लाऊं, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट, तीनों विज्ञान का मैं चैप्टर वाइज यहाँ पर पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है प्यारे साथियों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।